सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल हैं? सर मैं इतना खुश हूँ, आप शुक्र करें कि सेट छोटा है, नहीं तो मैं आपको रक्स पेश करके दिखाता। सर मुझे एक अंदाज़ा है कि आप इतने खुश, हम इतने खुश क्यों हैं सर? क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी हुई, उसके ऊपर सर आपके मेरी तबादला ख्याल हुआ। पूरे अवाम जो है उन्होंने भी अपना चीज़ें जो है बयान की, बहुत सारी चीज़ें बताई। ख़ास तौर पे टेलीविज़न चैनल्स पे बैठ के जो हमारे ग्रेट्स हैं ऑफ द गेम, द लेजेंड्स, उन्होंने भी अपना बहुत सारे ओपिनियंस शेयर किए, बड़ी तनकीद की, कुछ जगह हमें टिप्स एंड ट्रिक्स भी उन्होंने प्रोवाइड की, और कुछ ने एक अपने तोपों का रुख जो है हमारी जो सिलेक्टर्स हैं पीसीबी के, उनकी तरफ किया कि ये टीम ही ठीक नहीं थी। और वो रहने दें सर कि इस वक्त क्या हमारे मामलात जो हैं वो हो रहे हैं। पीसीबी वर्सेस बीसीसीआई चल रहा है, पैसों का जो लॉस हुआ है उसके ऊपर 3 साल तक कहा जा रहा है कि जी इंडिया में पाकिस्तान नहीं खेलेगा। ये हमें पहले भी पता था, अब ये सारी खबरें हमें पता था, ये मामलात होने हैं। अलबत्ता इस सब को छोड़ के सर हम आज बात करेंगे जो न्यूजीलैंड में हो रहा है। पाकिस्तान की एक सीरीज़ चल रही है, उसमें T20s भी हैं, वनडेज़ भी हैं, टेस्ट भी हैं। तो सर उसके अंदर 2 मैचेस तो हम बड़ी बुरी तरह हारे। एक तो मेरे ख्याल में 9 विकेटों से हारे, और दूसरा जो है हम 5 विकेटों से हारे। इस किस्म का जो चक्कर था। आज का अलबत्ता मैच जो है सर पाकिस्तान जीता है 9 विकेटों से। ना सिर्फ ये, पाकिस्तान ने सर आज कुछ रिकॉर्ड्स भी कायम किए हैं इंडिविजुअल लेवल पे और टीम लेवल पे भी। सर न्यूजीलैंड ने टारगेट जो है वो 204 का सेट किया, और 16 ओवर में पाकिस्तान ने 207 करके मैच जीत लिया, और ये इन इटसेल्फ एक रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड चेस है। दूसरा सर जो 3 प्लेयर्स जो नोटवर्दी हैं, 3 ही खेले, उसमें मोहम्मद हारिस ने 41 किया, सलमान आगा ने 51 किया, लेकिन हसन नवाज़ जो कि एक जिनका डेब्यू मैच था, उन्होंने मेडन सेंचुरी जो है अपनी की, और उन्होंने 22 साल उनकी उम्र है, 105 किया सर जस्ट ऑफ आई थिंक 40 बॉल्स या कुछ, जो कि इन इट सेल्फ फास्टेस्ट सेंचुरी है एक T20 फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान के लिए। तो सर बहुत मज़ा आया, बड़ा बेहतरीन मैच था। जिस किस्म की दुनिया डिमांड करती है T20 में बैटिंग, जो दुनिया के अंदर बाकी टीमें जो स्ट्राइव करती हैं कि हमारी परफॉर्मेंस ऐसी हो, हमारी इस रिलेटिवली यंगर साइड ने ये चीज़ करके दिखाई है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पिछले 2 मैच हम हारे, लेकिन उसको अपनी जगह रखा जाए और आइसोलेट कर लिया जाए इस मैच को, तो इससे बड़ी बातें जो हैं वो वाज़ेह होती हैं। इसमें से कई सारी बातें वो हैं जो आपने और मैंने इधर बैठ के सोफे पर डिस्कस की हैं, लेकिन हसन नवाज़ ने ही खुद वो बातें दोहरा दी जिससे हमारा दिल और मज़ीद उन्होंने जीत लिया। जिस पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक सेलेक्टर हैं पीसीबी के अंदर, जिनका उन्होंने नाम लेते हुए कहा, हसन चीमा का, कि उन्होंने मुझे हमेशा, जब उन्होंने कहा मैं लिया से हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे क्रिकेटिंग बैकग्राउंड नहीं है, बड़े अप्स एंड डाउन्स है करियर में, अब इस दफ़ा परफॉर्मेंस अच्छी थी तो, लेकिन थ्रू आउट जो इनका करियर चल रहा था, हसन चीमा साहब ने इनकी बहुत सपोर्ट की, और उन्होंने उनका ख़ास तौर पे एक सिलेक्टर का जिक्र किया, किसी कोच का, किसी लेजेंड का, किसी और क्रिकेटर का जिक्र नहीं किया, उन्होंने उन सिलेक्टर का जिक्र किया। ये बात जो है बहुत काबिल गौर है। ना सिर्फ ये, बल्कि इन्हीं जो सिलेक्टर हैं, इनके पीछे जो तमाम लेजेंड्स, जिनके अंदर वकार, यूनुस, वसीम, अकरम, आमिर सुहेल साहब ख़ास तौर पे वो पीछे पड़े हुए थे, उनको मेरे ख्याल में एक बड़ा ज़बरदस्त जवाब जो है वो हसन नवाज़ ने ही दे दिया। बिल्कुल यकीनन, और यही हम कहते हैं कि ये अब जो T20 फॉर्मेट है, ये तमाम लेजेंड्स T20 फॉर्मेट खेले ही नहीं हुए, तो इस पे जो है ना, इनको कुर्सी देने के बजाय इसी तरह नए लोगों को लेकर आना चाहिए जो वाकिफ़ हैं इस फॉर्मेट के साथ। ये जो बात हो रही थी ना कि पहले 2 मैच पाकिस्तान जो है वो अगर लेजेंड्स को लेके जाते, अगेन जो मौजूदा लेजेंड्स हैं बाबर और रिजवान, तो बात फिर वही है कि ये अभी न्यूजीलैंड कुछ अर्सा पहले जब शाहीन को कैप्टन बनाया था तो न्यूजीलैंड गए थे ना, सारी पूरी टीम गई थी, कितने को मैच जीत के आए थे। बुनियादी बात वही है कि अभी भी ये नहीं कहते कि हमने जीत जाने थे पहले 2 मैच, कहते हैं हम रिस्पेक्टफुली हारते, 91 पे ऑल आउट ना होते। भाई रिस्पेक्टफुली हारना, डिग्निफाइड तरीके से हारना, ये क्या होता है? मैच है, मैच में बस हार गए आप, जीत गए। और अगर हम जो है रिस्पेक्टफुली हारे हैं पहले 2 मैच, तो फिर अब हमने उनको रिस्पेक्टफुली नहीं हारे, बड़ा जो है डिस्ग्रेसफुली हारे हैं, तो अब हमने डिस्ग्रेसफुली उनको हराया भी है। अगेन आपके वो लेजेंड्स होते हैं, उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी इस तरह से खेलना जैसे ये बच्चे खेल रहे हैं,
ठीक है। सो बुनियादी बात यह है कि नए लोगों को लेकर आएँ इस फॉर्मेट में, और जिस तरह से हम बार बार कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है, देखें बाबर जो है वो खेल रहा है इस वक्त नेशनल T20, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि बजाय कि वो कंप्लेन करता ज्यादती हो गई, ये हो गया वो हो गया, वो डोमेस्टिक खेल रहा है, डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा, वो टीम में वापस आ जाएगा। अभी भी जो लोग कह रहे हैं कि जी उसको नहीं लेके गए, देखें पहले 2 मैच कैसे आ रहे हैं, भाई वो खेला है नेशनल T20 का मैच, 22 रन पे आउट हो गया है। वो 22 रन भी तो थे, उसमें एजें शामिल थी, उसमें मिस फील्ड के चौके शामिल थे। अगेन सारी बुराइयां भी नहीं, अच्छी बात भी है, उसने रिवर्स स्वीप ट्राई की, ठीक है, ऐसे ही होता है। हम तो ये चाहते हैं, देखिए वो बात है कि जी क्या बाबर का करियर ख़त्म हो गया, मतलब T20 में, वनडे और टेस्ट से तो उसको कोई निकाल ही नहीं रहा। हाँ। T20 में करियर ख़त्म हो गया, वो वापस नहीं आएगा। देखें जी, एक तो ये कि जब परफॉर्म करेगा तो आ जाएगा, बिस्मिल्लाह। दूसरी बात, ये छोटा टारगेट है कि जी टीम में आना है, पाकिस्तानी टीम में। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि वो तो आ ही जाएगा। इधर तो थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, बंदा वापस आ जाता है, वही एक पूल ऑफ प्लेयर्स है छोटा सा। असल तो टारगेट ये होना चाहिए बाबर का कि मैंने बिग बैश के लिए सिलेक्ट होना है, मैंने साउथ अफ्रीकन लीग के लिए सिलेक्ट होना है, मैंने T100s के लिए। भाई हमारे प्लेयर्स को कोई, बैट्समैन को कोई क्यों बाहर नहीं बुलाता? सो बुनियादी बात ये है, हमारे इधर से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला छुन ख़त्म करें, या उसके कोई ऑल्टरनेट उसका निकालें कि ठीक है एक बंदा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है लेकिन बाहर लीग खेलने जा रहा है, इतने महीने इतने दिन वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, उतने महीने के पैसे उसके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में से डिडक्ट कर लें, बिल्कुल उसकी जगह किसी और को डाल लें। 24 करोड़ के जो अवाम है वो अगर 11 बंदों की टीम नहीं भर सकती तो फिर पाकिस्तान को ये स्पोर्ट खेलनी ही नहीं चाहिए। सो बुनियादी बात ये है कि वेल डन हसन चीमा, वेल डन ये नए बच्चे, और इसी तरह प्लेयर पे प्लेयर निकालें। और अब हम बात करते हैं कि नर्सेज एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ह्यूमन रिसोर्स है ना, हम कहते हैं IT वाले ज़्यादा पैदा करें, एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है, तो हम क्रिकेटर्स क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सकते हैं? करेंगे तभी जब ऐसे बच्चे आएंगे। सर बिल्कुल क्रिकेटर्स जो हैं एक्सपोर्ट होने चाहिए। देखें मार्केट के डायनामिक जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। आप देखें जिस ज़माने में क्रिकेट हुआ करती थी, जब ये हमारे ही लेजेंड्स जो हैं वो खेलते थे, तब क्रिकेट होती थी, एक ICC लेवल होता था, बायलैटरल सीरीज़ होती थी, आपकी कोई 3 टीमों की सीरीज़ होती थी, तो इस तरह से आपका क्रिकेटिंग साल जो है तय होता था। अब क्रिकेट बहुत बढ़ गई है, क्रिकेट की लीग्स हैं, मुख्तलिफ प्लेयर्स के साथ आपने मिंगल करते हैं, आप 10 चीज़ें सीखते हैं। उसके अलावा देखें सऊदी अरेबिया जो है वो बहुत ऑल इन जा रहा है, इसके अंदर $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो क्रिकेट के अंदर। ओलंपिक स्पोर्ट बन गई है क्रिकेट। ये T20 फॉर्मेट्स की बात हो रही है, अब ज़्यादातर क्रिकेट जो है वो T20 फॉर्मेट में। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जो ओरिजिनल फॉर्म है क्रिकेट की, जो कि टेस्ट मैच है, और चले अब वनडेज भी अब कहा जा सकता है एक हद तक कि ओरिजिनल फॉर्म है क्रिकेट की, वनडे जो है उसके अंदर एक चार्म है, हम इंजॉय करते हैं वो देखने के लिए, लेकिन पैसा वहाँ ड्राइव नहीं कर रहा उसको। पैसा बोर्ड्स के अंदर हो, लीग्स के अंदर हो, वो सारा T20 फॉर्मेट में। बल्कि आप देखें जो 100s वाली लीग है ये तो और छोटा फॉर्मेट है। आपको पता नहीं, कोई 10 ओवर की भी बात होती है कभी कभार कि जी और छोटा कर दें, उसके अपने मसले मसाइल हैं। बट अगेन जिस तरफ ऑडियंस जाएगी उस तरफ जो है मामला जो है उधर चले जाएंगे। अब उसके अंदर आपने या तो उसके अंदर हिस्सा लेना है या आपने नहीं लेना। ये जो परफॉर्मेंस इन लड़कों की है, ये जो यंगस्टर्स हैं, ये तो एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि हमने हिस्सा लेना है उसके अंदर, हमने उसका हिस्सा बनना है, क्योंकि अब डायनामिक चेंज होता जा रहा है। अब न्यू एरा ऑफ क्रिकेट के अंदर हम जा रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर अगर आप अब ये कहें कि नहीं जी बाबर जो है वो फॉर्मेट्स भी तीनों खेलेगा, उनमें चाहे अच्छा खेले चाहे बुरा खेले, खेलेगा वो। सर अब इस वक्त एज वी सेट बाबर आजम की रैंकिंग जिसमें एक ज़माने में 1 होती थी T20s के अंदर, अब वो गिर के 7th पे चली गई है। तो जाहिर है आपकी जब रैंकिंग भी नीचे जा रही है, ये को उससे लोग परेशान पता है क्यों होते हैं सर, कि आप बुरा कह रहे हैं, देखिए उनका करियर कितना ज़बरदस्त है। किसने कहा करियर ज़बरदस्त नहीं है? लेकिन ये एथलेटिक्स है, ये मतलब एथलेटिक्स के मतलब ये एथलीट्स हैं, ये एक स्पोर्ट है। स्पोर्ट के अंदर सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है एंड ऑफ द डे कि जी इस वक्त आप अगर ये स्पोर्ट खेल रहे हैं, रिटायरमेंट नहीं ली हुई, आपकी परफॉर्मेंस क्या है? सर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो नंबर 7 या 8 पे भी हैं, दुनिया में टॉप 10 में होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। प्रॉब्लम ये है कि जब वो नंबर 1 पे भी थे, T20 में उनका इम्पैक्ट क्या था? उनका इम्पैक्ट नहीं था, ही वाज स्कोरिंग हिज रन्स, लेकिन वो कितने मैच जितवा रहे थे, कितने मैन ऑफ द मैच उन्होंने उठाए हैं T20 में। सो बुनियादी बात वही है, T20 एक डिफरेंट एनिमल है, ठीक है। और जिस तरह से आपने कहा कि ओलंपिक्स में शामिल हो गया, अच्छा ओलंपिक्स में शामिल होने का क्या मतलब है? अब पूरी दुनिया अपनी टीमें बनाएगी, अच्छा पूरी दुनिया अब लीगें भी खेलेगी। मैं आपको एक और बात बताऊं, इस वक्त युगांडा में लीग शुरू होने जा रही है, और आपको पता है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को अप्रोच करना उन्होंने शुरू कर दिया है, और युगांडा जैसा मुल्क 20 लाख रुपया दे रहा है सीजन का। वैसे बहुत कम पैसे होते हैं 20 लाख,
किसी न्यूबी के लिए तो बहुत हैं, न्यूबी के लिए तो बहुत हैं। अच्छा, अब बात फिर वही है कि यहाँ से हमारे प्लेयर जो लड़के हैं वो चले जाएंगे, लेकिन अगर इधर से बोर्ड ने उनको कह दिया कि आपने अगर वहाँ जाके लीग खेली तो हम आपको पाकिस्तानी टीम में नहीं आने देंगे, तो फिर शायद वो रुक जाएं, क्योंकि हर एक का ख्वाब होता है अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना। ओ भाई, आप उनको, अमेरिका अपनी लीग शुरू कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे 4 टीमें बिक भी गई हैं। पूरी दुनिया, आपने खुद बताया कि 500 मिलियन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेके सऊदी अरब आ रहा है, जिसको उसने बड़ा करना है, छोटा नहीं करना। यार अपने प्लेयर्स को जाने दें, खुदा का वास्ता है, इनको पैसे कमाने दें। जब ये जाएंगे वहाँ पे परफॉर्म करेंगे, उधर के लोगों को, सिलेक्टर्स को, स्काउट्स को पता लगेगा, उनकी आंखें मजीद पाकिस्तान की तरफ होंगी, वो पाकिस्तान से मजीद प्लेयर्स लेके जाएंगे। मतलब हो सकता है कि आईपीएल की वजह से इंडिया अपने प्लेयर्स को ना वहाँ पर खेलने दे, खासतौर पे ऐसी टीमों में जिनके ओनर्स इंडियन नहीं है। और बेहतर बात है पाकिस्तान के लिए। हम यहाँ पे, हमारा मसला ये है ना कि पूल छोटा है, ठीक है। पूल छोटा क्यों है? क्योंकि बच्चे बचपन में तो सब क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं उनको माँ बाप कहते हैं कि यार तुम बैंक में नौकरी करो, तुम कहाँ पहले 16 में आओगे, पूरा मुल्क खेलता है। अच्छा, वो पूल थोड़ा सा बड़ा हुआ जब आपकी पीएसएल आई के लोगों ने ये सोचा कि यार चलो मैं पाकिस्तान को नहीं भी रिप्रेजेंट कर सकूंगा, मैं अगर पीएसएल की किसी टीम में आ गया तो मेरे 3 साल वहां पे भी लग गए तो कोई रिस्पेक्टेबल सा मेरा करियर लाइफ बन जाएगी, और पीएसएल से उठा के बाहर भी ले जाएगा। बिल्कुल। अब बात ये है कि अगर पूरी दुनिया में हमारे लड़कों की डिमांड हो जाए तो आपके बच्चे कितना ज्यादा क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे, पूल कितना बड़ा हो जाएगा, अगेन ज़रे मुबादला आएगा, यूएस डॉलर्स में आएगा पाकिस्तान। सर देखिए, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कह रहे हैं जी कि इसमें बड़े साल लगेंगे, ये चीज़ तो अभी हो सकती है। आपका कोई बहुत इस वक्त ऑन द फेंस होंगे कुछ प्लेयर्स जिनका जो अच्छा खेले हैं अपने स्कूल लेवल पे, अपने कॉलेज लेवल पे, अब वो इसको सीरियसली टेकअप कर रहे हैं, लेकिन अगर तो वो ऑन द फेंस इस वजह से हैं कि जी सिर्फ अभी भी सिर्फ नेशनल टीम है या पीएसएल है, तो अगर तो ये इक्वेशन चेंज हो जाती है कि जी पीसीबी कहता है कि अब हम प्रो लीग हैं, तो आपका वो बच्चा जो है वो फेंस की साइड पे आ जाएगा, यार कि मैं खेल लेता हूँ, मैं अपना लगा लेता हूँ, अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर ले, उसके पेरेंट्स कन्विंस भी हो जाएंगे। तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ को आपको लड़कों को इससे महरूम नहीं रखना चाहिए सर। उसके साथ साथ सर आप देखें कि ये जो इंडियन वाली बात की बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसी दिन मैं पढ़ रहा था कहीं कि ये जो अमेरिकन लीग्स जो हैं ये शुरू हो रही हैं, इसके अंदर से भी अमेरिका के अंदर जो उनकी मेजर लीग क्रिकेट जो है वो शुरू हो रही है, और उसके अंदर काफ़ी जो ओनर्स टीमों के वो इंडियंस हैं। और उधर ये बात छिड़ी जब कि जी पाकिस्तानी प्लेयर्स का क्या करना है, और वहाँ पे ज़ाहिर कुछ जो गंदे अंडे हैं उन्होंने कहा जी कि हम तो आईपीएल में नहीं रखते, वो हमारा नहीं है इस किस्म का सिस्टम। तो उन्होंने कहा जी वो तो ठीक है ना, वो आपके इंडिया का मसला है, ये तो यूएसए है, यहाँ पर तो हम तो पाकिस्तानी हो या जो भी हो हम तो खिलाएंगे क्योंकि हमें टीम ली, हमने जीतना है। तो ये मसला भी आहिस्ता आहिस्ता सर फेज आउट हो जाएगा। इसके अंदर ये जो बॉर्डर्स वाली और ये सियासी मुश्किलात हैं ये दूर हो जाएंगी। देखिए सिर्फ 2 ऐसे ममालिक हैं जो कि क्रिकेट के अंदर अपनी मतलब दकियानूसी एक सियासत जो है वो लेकर आते हैं, इंडिया और पाकिस्तान है, जो अभी भी इस किस्म की चीज़ हुई। बट अगेन जब आप देखेंगे जी फ्री फ्लो ऑफ एक इनकम है, आप बीसीसीआई तो चले उनको ज़रूरत नहीं है पैसों की, पीसीबी की तो है और पीसीबी के ज़रिए उन प्लेयर्स को भी है, तो बाकी दुनिया जो है उनकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे उनको रखेगी, क्यों नहीं रखेगी? यकीनन। और फिर वही बात है ना कि जिनको बहुत ज़्यादा ख्याल है, जो आप जिस तरह से कह रही हैं कि जी टेस्ट और वनडे की ग्लोरी का, तो वो उसमें आप बिठा लें बाबे, और वो बाबों ने जिस किस्म की टीम सिलेक्ट करनी है और जिस किस्म की उन्होंने वो मोहतात किस्म की क्रिकेट खेलनी है, वो जो उन्होंने आपस में एक दूसरे को थापियां देनी है कमर पे, वो देते रहें। T20 को माफ़ कर दें, T20 को एक्साइटिंग रहने दें। उसकी वजह यही है, यहाँ पे मैं सर आपको एक और बात बताता हूँ, पाकिस्तान अमारत के लिहाज से, बोर्ड की इमारत के लिहाज से मेरे ख्याल में 4थे नंबर पे या 3रे नंबर पे सबसे बड़ा बोर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि पाकिस्तान की टीम भी ना 3रे-4थे नंबर से ऊपर नहीं जा सकेगी, क्योंकि अब ना हर स्पोर्ट के अंदर पैसा बहुत इन्वॉल्व है। अब होता क्या है कि आपके प्लेयर्स को जिस किस्म की सहूलियात चाहिए या जिस किस्म की सहूलियात दूसरे बोर्ड्स अपने प्लेयर्स को दे रहे हैं, आप अगर नहीं दे सकोगे तो आप उनसे एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकते कि वो सारे फिर भी एक ऐसा यूनिट बना लेंगे कि वो टॉप टीम को बीट कर देंगे, ये नहीं होगा। सो आप जो है ना, आपका ये गोल ही नहीं होना चाहिए कि हमने नंबर 1 आना है, हमने वर्ल्ड कप जीतना है। जीत जाओ, बड़ी अच्छी बात है, हमने तो नहीं रोका हुआ, बड़ी अच्छी बात है, जीते आप, लेकिन आपका गोल ये होना चाहिए कि पूरी दुनिया की लीग को सबसे ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा। और फिर वही बात है ना कि जो होती है ना कि एक इंडिविजुअल एक्सेलेंस,
वो एक कुछ जीनियस पैदा हो जाता है। मतलब वैसे तो कलेक्टिवली तो टीम को आपको सारे इंतजामात देने पड़ेंगे, सारी सहूलियात देनी पड़ेंगी। पाकिस्तान शायद उतना अमीर नहीं है, नहीं कर सकता, लेकिन इंडिविजुअल जो एक बहुत एक्सीलेंट बंदा आ जाता है कहीं से, उसको कोई रोक भी नहीं सकता। सो उसको आप पूरा मौका दें कि वो दुनिया में जहां खेलना चाहता है वो खेले। उसके देखा देखी जब पूल बड़ा होगा ना, तो फिर वही बात है कि अभी आपके अगर 10 में से एक बहुत कोई आउटस्टैंडिंग पैदा होता है तो लाख में से ऑटोमेटिकली 10 होंगे ऐसे। सो ये इनको, इन बच्चों का रास्ता मत रोकें सर। बिल्कुल रास्ता ना रोकें। और दूसरा देखें, क्रिकेट जो है ऑब्वियसली टीम स्पोर्ट है, उसके अंदर आपको को कलेक्टिवली एज ए यूनिट भी चलना पड़ता है, लेकिन ये बात हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए कि उसके अंदर पर्सनल ग्लोरी जो है वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। अब तो खैर ये बात ज़्यादा है, क्योंकि अब देखें लीग्स जो है वो आपको टीम की बेसिस पे नहीं उठाते कि यार आपकी टीम के साथ जेलिंग कितनी, वो चीज़ें तो बाद में आती हैं। वो देखते हैं यार कि इसने अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे क्या किया। सो ये चीज़ तो ऑटोमेटिकली अब है कि अगर बाबर हो, रिजवान हो, कोई भी प्लेयर हो, वो अपने ऑन इज ओन राइट वो टीम के लिए तो खेल रहा होगा, प्रायोरिटी भी शायद उसकी टीम हो, लेकिन उसकी बिल्कुल सेकंड या इक्विवेलेंट प्रायोरिटी ये होती है कि यार मैंने अपनी पर्सनल वो भी दिखानी। ये ना हो कि सर उनके बैक ऑफ द माइंड हो कि यार मैं अगर अपनी पर्सनल चीज़ को छोड़ दूँ, फ़र्ज़ करें, क्योंकि यार चलो किसी के ज़हन में हो, लेकिन इस वजह से छोड़ दे कि यार बाद में मैंने अगर लीग में चूज़ भी हो जाए ना तो यहाँ से एनओसी नहीं मिलना। तो ये तो देखें ना, परफॉर्मेंस को हिंडर करने वाली बात है फिर। सो आपको एक ये इस चीज़ को तस्लीम करके एक सेंटिमेंट भी क्रिएट करना है प्लेयर्स के अंदर कि जी आप बिल्कुल अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस जो है उसको भी बेहतर करें, क्योंकि सर एक एक करके जब सब अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे तो यूनिट वाली बात खुद ही हो जाएगी। बिल्कुल, और इसके लिए ज़रूरी है कि बोर्ड में यंग लोग हों, हसन चीमा जैसे, क्योंकि आपने देखा है ये यंग बच्चा था, इसने तारीफ़ की कि जी मुझे सिलेक्टर ने ऐसे सपोर्ट की है पिछले 2 मैचेस में जब मैं नहीं चला। आपके यहाँ पे जो सीनियर प्लेयर्स हैं ये क्या करते होते थे, अब्दुल रज़ाक आपको याद होगा सेंचुरी की, उसने मैन ऑफ द मैच लेने आया और उसने कहा कि मेरा तो कोच से पढ़ना चल रहा था, वकार यूनुस साहब थे कोच, ठीक है। अब आपके कितने प्लेयर्स निकल रहे हैं जिन्होंने जो पहले चुप थे, अब वो कह रहे हैं कि हाँ जी हमारे साथ तो सीनियर्स ने ये सारा कुछ किया है। ये जो सीनियर्स है ना, ये बहुत टॉक्सिक लोग हैं। इन टॉक्सिक लोगों को वनडे टेस्ट में आप एडजस्ट करें। T20 के लिए यंग मैनेजमेंट, यंग प्लेयर्स और बिल्कुल एक यंग अप्रोच के साथ आप जाएं। बिल्कुल सर, यंग अप्रोच के साथ जाएं। और अभी आगे भी न्यूजीलैंड के अंदर ही मैचेस हैं, ये मोमेंटम है, ये नर्शिया हमारे पास है। सो इसको हम यूज़ करेंगे और इंशाल्लाह इस सीरीज़ में भी बेहतर परफॉर्मेंस आ सकती है। और आगे जाते हुए PSL भी बहुत क्रिकेट है और इन लोगों को हम देखना मजीद चाहते हैं। यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, प्लीज़ स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर एक रिपोर्ट आई है सर, जो सर बेसिकली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है 2025 की। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वेल बीइंग रिसर्च सेंटर है, जो सर ये बेसिकली हर साल एक चीज़ निकालता है। सर 3 इयर्स की एवरेज होती है इसके अंदर, और बेसिकली इसके अंदर होता है कि आपकी सेल्फ असेसमेंट होती है ऑफ आपकी लाइफ के अंदर क्या आपका मामला चल रहा है, GDP पर कैपिटा, सोशल आपका जो सपोर्ट होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ आती है। सर पाकिस्तान जो है वो 109th पे आया है इसके अंदर। US जो है वो ड्रॉप डाउन करके 24th पे आया है, UK भी ड्रॉप डाउन करके 23rd पे आया है। तो ये एक जो बना हुआ है जी US और UK का ही हमेशा हर कॉन्वर्सेशन में देते कि वहाँ जो लाइफ है तो वहाँ तो ये हैप्पीनेस की इंडेक्स जो है वो नीचे जा रही है। उसकी कई चीज़ें हो सकती हैं और उनको हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। आज अलबत्ता हम पाकिस्तान की बात करते हैं, और हम खित्ते की अगर बात करें तो उसके अंदर इंडिया 118th आया, श्रीलंका 133rd और बांग्लादेश 134th। सो पाकिस्तान जो है वो रिलेटिवली हमारे रीजन के अंदर वो हैप्पी ज़्यादा हैं पाकिस्तानी से इस रिपोर्ट के मुताबिक। तो ये भी चलें एक लिहाज से चीज़ है, बट 109th कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आप बैठ के बहुत खुश हों। मतलब बहुत लो हैं, आप लोअर एंड की तरफ हैं और बड़े सालों से ऐसे ही है। लेकिन चूँकि सर ये रिपोर्ट जो है ये आई है और इस साल की है, तो हमने कहा मेरे ख्याल में पिछले साल की भी डिस्कस की थी, तो इसको मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। यकीनन सर हमने पिछले साल भी की थी और अब इस साल भी कर रहे हैं, और इसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि वो जाहिर है वो डाटा ड्रिवन है, वो तो निकल आती हैं। कुछ उन्होंने मुझे यकीन है कि लोगों से पूछा भी होगा, लोगों को सेल्फ असेसमेंट फॉर्म्स वगैरह भेजते हैं। एक बड़ा हैवी रिसर्च सेंटर है ये। एग्जैक्टली तो वो उसमें होता ही है ना कि आपका सैंपल साइज बड़ा डिटरमिन करता है कि वो कितना बड़ा है, वो किस जगह पे किया गया है, ये बड़ा डिटरमिन करता है। लेकिन बुनियादी मुझे लगता है कि हमारा जो एक कौमी मिजाज है ना,
उसका भी इसमें रोल है कि मतलब आपसे कोई भी पूछे कि क्या हाल है, तो आपको चाहे पेचिश लगे हों, आप चाहे एंटीबायोटिक खा रहे हों, वो मुंह से सीधा निकलता यही है कि मैं ठीक हूँ, मैं फिट हूँ पाकिस्तान में। तो और फिर यहाँ पे ये भी होता है कि जी वो शरीकों को खुशी होगी अगर आप बताओगे कि ठीक नहीं हो, तो सबको यही बताना है कि ज़बरदस्त चल रही है, बेहतरीन, अपने मसले छुपा के रखने हैं, किसी को बताने नहीं। तो ये भी है। तीसरा ये है कि मतलब वैसे तो पाकिस्तान की भी आपको पता है कि इसमें पाकिस्तान अपने रीजन में तो टॉप कर रहा है, लेकिन वैसे पाकिस्तान की भी तनज़ली हुई है कुछ पॉइंट्स, तो जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है। और वो अच्छी बात इस वजह से है कि देखें, जब जिस मुल्क में ये कहा जाए कि जी सब ठीक है, तो इसका मतलब है कि बेहतरी के लिए वो कुछ कोशिश ही नहीं करेंगे। तो जब ये कहा जाएगा ना कि जी हम खुश नहीं हैं, तो फिर वो खुश होने के लिए, कुछ तरक्की करने के लिए फिर वो कोई भाग दौड़ करेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो है तनज़ली जो हुई है वो एक अच्छी चीज़ है। और बाकी सर वही है कि पाकिस्तान में, और ये भी तो एक हमेशा ख़तरा रहता है ना कि कोई आपसे पूछे कि कैसे हो और आप कहो कि हालात ठीक नहीं है, तो FIA वाला ना उठा के ले जाए। सर एक तो ये बात हो सकती है, दूसरा सर इसके अंदर ये भी है कि आप देखें कि बाकी मुल्कों में शायद वो कहते हैं ममालिक में कि आप पूछे कुछ आप ठीक हैं, कहते हैं यार नहीं ठीक यार, मेरे को बड़े बड़े मसले हैं ज़िंदगी के अंदर, जैसे लग रहा है हमें इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका के हवाले से। एक और भी इसके फैक्टर है सर, वो किसी से मेरी बहस हो रही थी और उनका एक और टेक है इसके ऊपर, मेरा नहीं है उनका टेक है। तो वो कहते हैं जी देखें उन जगहों पर जहाँ पर ढेर सारा काम हो रहा हो, इकॉनमी चल रही हो, हर शख्स जो है वो किसी न किसी काम में पड़ा हुआ है, नौकरी हो सकती है, अपना कारोबार हो सकता है, उसके अंदर हमेशा ना स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ता है। और ख़ास तौर पे अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका को उठा के देख लें तो इनके अंदर एक जो मुश्तरका चीज़ है वो ये है कि उनकी जो एज है, जो लोगों की, वो यंगर साइड पे ज़्यादा लोग हैं। सो बेसिकली वो सारे लोग जो हैं काम पे हैं, मतलब ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो किसी न किसी अपनी ग्रोथ फेज़ में है, और आपको पता है ग्रोथ फेज़ के अंदर बंदा हमेशा जलील ही रहता है। तो इससे उनकी थ्योरी ये है कि यहाँ पे वो काम नहीं कर रहा, तो इसलिए वो इतने खुश है, जिससे मैं बहुत डिसएग्री करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन शायद उस चीज़ का उनको बेनिफिट जो है वो बड़ा इमीडिएट मिल रहा है। वो भी बात सच नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी का जो हाल है वो फिर डिफरेंट होता है इसके अंदर से। तो ये है थोड़ा सा इसके अंदर वेगनेस पैदा हो जाती है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि अगर इंडिया की हद तक देखा जाए, सिर्फ इस रिपोर्ट के ऊपर हम जाएँ, तो इसका मतलब है कि अगर आपकी इकोनॉमी बहुत ही अच्छी है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वहाँ पे तमाम लोग खुश हैं। और ये हमें इंडिया की हद तक पता है कि वहाँ पे बिल्कुल इकोनॉमी की सूरत हाल बहुत अच्छी है, लेकिन वो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो इतनी जल्दी आता नहीं है, और कई जगहों में बिल्कुल ही नहीं आता, क्योंकि आपकी पॉलिसीज़ इस किस्म की क्रिएट हुई होती हैं कि जी हमने इसको अपर जो लॉट ऑफ सोसाइटी है उसको हमने और देना है चीज़ें, ताकि वो और प्रोग्रेस करे, ताकि इकोनॉमी का और ओवरलुक जो है वो बेहतर हो। पाकिस्तान के अंदर तो सर मसला ये है कि हमारा जो अपर पोर्शन भी है इस वक्त तो वो भी मुसीबत में है। यकीनन वो जहाँ तक बात है ना लोगों के काम करने की, पाकिस्तान में बहरहाल उन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है जिन्हों का भरा दुबई होता है तो वो कुछ नहीं करते। लेकिन ये बात ठीक है कि इंडिया जो है वो बहुत प्रॉस्पर कर रहा है जब आप ऑन पेपर देखते हैं, बहुत बूमिंग ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेकिन ट्रिकल डाउन जैसे आपने जिक्र किया, और इंडिया जो है ना वो इस बात को जो है, अगेन हम तो अग्री नहीं करते इस अप्रोच के साथ, लेकिन इंडिया तो इस अप्रोच को बैक करता है, बल्कि फ्लॉन्ट करता है। वो ये कहते हैं कि जब उनसे बार बार ये पूछा जाता है कि जी आपकी अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो आपका जो सबसे निचला तबका है उस तक उसके सम्राट क्यों नहीं पहुंच रहे, और आपकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि जो बिग बिजनेसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा आप मराद दे रहे हैं। मतलब अब तो टाइम ये आ गया ना कि वो मराद नीचे जानी चाहिए बजाय कि ऊपर मिलने के। तो वो कहते हैं कि जी हम ग्लोबल लीडर्स पैदा कर रहे हैं। सो अभी हमारा वो वाला फेज़ है कि हम ग्लोबल लीडर्स पैदा करेंगे, और फिर उसके बाद कहीं वो फेज़ आएगा कि वो उसका जो असर है वो नीचे तक पहुंचेगा। तो हम अगेन अग्री नहीं करते इस बात से, क्योंकि बहरहाल दो अप्रोचेज़ होती हैं। एक ये कि मुआशरा अच्छा वो होता है जिसमें सबसे निचला जो तबका है वो भी कंफर्टेबली रह रहा हो, और दूसरी तरफ ये बात की जाती है कि मुआशरा वो अच्छा होता है जो कि इंडिविजुअल्स सबसे ज़्यादा कामयाब बना सकता हो। अब इसके अंदर एक बहस रहेगी, वो कुछ लोग उस पर अग्री कर सकते हैं, कुछ लोग इस पर अग्री कर सकते हैं। एज़ फार एज़ पाकिस्तान इज़ कंसर्न्ड ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मतलब विदाउट नेमिंग नेम्स, हमारे यहाँ पे आपको पता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स कुछ हैं, मतलब एक तो है ही लिमिटेड से, वो 22 ख़ानदान जो अयूब खान के दौर के हैं वो आज तक चल रहे हैं। तो उनमें से उन्होंने ना अपनी साइड्स पिक कर ली हुई हैं कि वो नून लीग की हुकूमत आती है तो 5 खुश होते हैं, बाकी नाराज़ होते हैं, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है तो डिफरेंट 5 खुश होते हैं, बाकी नाराज़ होते हैं। PTI की हुकूमत होती है, इसी तरह वो आपस में उन्होंने किया हुआ है।
लेकिन आजकल वो दौर चल रहा है कि कोई भी खुश नहीं है, सबको जो है ना बड़े मसाइल हैं। तो ये बहरहाल देखने की इसकी ज़रूरत है। और दूसरा, उसका कसूर इस हुकूमत का नहीं है। बात ये है कि हालात ख़राब होते होते उस नहज पे आ गए हैं कि इस वक्त किसी की भी हुकूमत होती तो मेरे ख्याल में यही हो रहा होता जो इस वक्त हो रहा है। सो अब सबसे ज़रूरत पहली इस बात की है कि सब अपनी माजी की गलतियों को मानें और उस पर पब्लिकली आके कहें कि हाँ, हमसे माजी में ये और ये गलती हुई है। और जब सब मानेंगे ना, अभी आप नून लीग से एक्सपेक्ट करो कि वो मान लें और बाकी पार्टियां ना माने तो वो कहेंगे जी हम अपना वोट बैंक क्यों लूज करें। आप पीटीआई से करोगे, पीपल्स पार्टी से, इस तरह नहीं होगा। ये तमाम पार्टीज जब सामने आके कहेंगी कि माजी में हमसे ये गलतियां हुई हैं और अब हम मान रहे हैं, और अब क्योंकि हम मान चुके हैं तो अब आप मान लें हमारी कि हम इनको रेक्टिफाई करने जा रहे हैं, तो फिर पब्लिक का कॉन्फिडेंस इन पे बहाल हो सकता है। बिल्कुल सर, ये चीज़ें तो हम बड़ी देर से हम ये रो पिट रहे हैं कि इस चीज़ को करके आप आगे बढ़ें, बेस अपनी क्लियर करें और उससे बिल्ड करें उसके ऊपर। दूसरा सर, जो आपने ये बात की जो 22 खानदान वगैरह, सर उसके अंदर तो देखिए सिंपल सा रूल है, वो सर तो नहीं, मैं कहूँगा एक स्टेटमेंट है, वो कहते लोग कहते हैं जी कि इनको क्या मसला है, ये तो बड़े अमीर है और इनके तो बड़े कोई मसले नहीं है। नहीं, उसको कहते हैं सर मुनाफे में घाटा। तो सर मुनाफे में जब घाटा तो वो भी चुपता है, तो इस वक्त वो हो रहा है और वो टेंशन है। दूसरा सर, जो अपलिफ्टिंग वाली बात है ना कि निचले से निचले को देखें, वो आपका है चाइना मॉडल बेसिकली जिन्होंने असल में किया। लेकिन आप फिर ये भी समझें कि आपका इंडिया का बाकी जो हमारा एक निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम है, उनका थोड़ा सिस्टम वहाँ से मुख्तलिफ है, तो उसके अंदर फिर इस चीज़ को करना जो है वो थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल से आता है। बहरहाल सर, ये रिपोर्ट आई तो इसके अंदर देखें, चले खित्ते में बेहतर होना एक और चीज़ है, दुनिया के अंदर आपको एम करना चाहिए कि आप एक टॉप पोजीशन हासिल करें। और जाहिर है ये चीज़ें थोड़ा आईना देती हैं आपको ग्लोबल स्पेक्ट्रम से कि आप किधर स्टैंड करते हैं। बहरहाल सर, यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं प्लीज़। सर अब ज़रा हम सर एजुकेशन सेक्टर की बात करें, तालीम के ऊपर। सर तो हैप्पी टू रिपोर्ट सर, एक खबर आई है हमारे पास कि नए तलबा के लिए पुरानी किताबें के लिए स्कूलों में बुक बैंक बनाए जाएंगे। तो सर ये बेसिकली सर एक पॉलिसी होगी कि जी जो लेफ़्ट ओवर बुक्स हैं पिछले स्टूडेंट्स की, और ज़ाहिर अगली जमात में दाखिल हो रहे हैं, तो इस तरह का एक सिस्टम बनाया जाएगा कि नए तलबा के लिए वो किताबें जो हैं वो होंगी, और इसी तरह ये आगे चलता रहेगा। सो उन्होंने सर बेसिकली मैकेनिज़्म ये बनाया कि पहली से तीसरी जमात तक बच्चों को 100% बच्चों को किताबें जो है फराम की जाएंगी। उसके बाद चौथी से पाँचवीं जमात तक के लिए आपको 80% बच्चों को कह रहे हैं किया जाएगा इसके अंदर, और छठी से आगे 10वीं जमात तक फिर आप 50% तक को वो कोशिश करेंगे कि किताबें फराम हों। तो ज़ाहिर है इसके अंदर सर एक अफोर्डेबिलिटी का भी एंगल आता है कि हर बच्चा जो है, हर तालिब इल्म जो है वो नई किताबें ख़रीद नहीं पाते। ज़ाहिर है आजकल जितने सब्जेक्ट्स हैं उन सब की किताबें, फिर उनकी कॉपियाँ, सब कॉपी तो ज़ाहिर नहीं लेनी पड़ती हैं, पर किताबें ख़ास तौर पे जो हैं वो रीयूज़ हो सकती हैं, क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि एक साल बाद स्याही जो है वो गायब हो जाती है ऊपर से। इसके अंदर सिर्फ एक बात सर ऑब्वियसली है कि आपके जो फिर इसके अंदर आप बच्चों को भी एक मज़ीद तरबियत इस तरह से करें कि वो किताबों का ख्याल भी रखें फिर, ताकि अगले जिसको आपको पता है किसी को पास ऑन होनी है ये किताबें, तो उनके पास इस किस्म की किताब ना जाए जिसके अंदर सफ़े फटे हों या उसके अंदर लिखत की हो या कुछ समझ ही ना है वो किताब शुरू कहाँ से होती है ख़त्म कहाँ से होती है। तो ये तरबियत भी इसके साथ साथ करें। वैसे ओवरऑल ये एक अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें ये कितनी अच्छी बात है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं अब तरबियत होगी, अगर पहले नहीं भी थी तो अब करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें हम तो ज़ाहिर है इसके साथ इसलिए क्योंकि हम हर चीज़ जो रीयूज़ हो सकती है उसको करना चाहिए। किताब ख़ास तौर पे क्योंकि कागज़ ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो, और इंक इस्तेमाल होती है, वो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है जितनी कम इस्तेमाल हो। लेकिन बहरहाल हुकूमत का ये करने के पीछे वाहिद मकसद ये नहीं है। उनका एक और मसला भी है कि वो कहते हैं कि हम जितनी रिक्वायर्ड हैं उतनी छाप ही नहीं सकते। अब वो उसके पीछे क्या मुहरकात हैं वो आप बेहतर बता सकते हैं, और किसी दिन हम इसके ऊपर पूरा शो भी करेंगे। लेकिन दो चीज़ें, एक तो ये कि जो जिस तरह से आपने कहा, एक तो ये तालीम होनी चाहिए कि आपने किताबें ख़राब नहीं करनी। दूसरा, जिन बच्चों को पुरानी किताबें मिली हैं और जिनके पास नई हैं, नई वालों को ये भी तरबियत देने की ज़रूरत है कि जिसके पास पुरानी है आपने उसको बुली नहीं करना। तो मुझे याद है मुझे बहुत शौक़ होता था नई किताब का, और मुझे तो इतना शौक़ होता था कि मैं किताब खोलता ही नहीं था कि कहीं वो ख़राब ना हो जाए। तो आपने इतना भी ख्याल नहीं रखना, आपने पढ़नी भी है। सर बिल्कुल सर, ये बुलिंग वाला एंगल जो है सर वो अगेन एज ऑल थिंग्स वो इट स्टार्ट्स एट होम।
कि घर पे आपने इस बात को क्लियर करना है कि बच्चे जो हैं वो सब बच्चे बड़े मीन लोग होते हैं, मतलब उस एज के अंदर जाके ये घर से ही होती है बात कि जी आपने किसी को इस चीज़ पे नहीं कहना कि तुम्हारी किताब पुरानी है, तुम्हारा यूनिफॉर्म ऐसा है, फलाना रमकाना, तो ये आपने चीज़ इंश्योर करनी है कि ना हो। और दूसरा किताब होती है सर, और ये अगेन पेरेंट्स भी सर कुछ इस मामला में बड़े सीरियस हो जाते हैं कि जी देखें नया साल है तो नई किताबें होंगी और इस तरह का। हालांकि घरों के अंदर भी ये निज़ाम बड़े सालों से चल रहा है, जिसके भी छोटे बहन भाई हैं या ख़ुद वो उनके बड़े बहन भाई हैं, उनकी किताबें ही ट्रिकल डाउन होती हैं। ना सिर्फ ये सर, बल्कि यहाँ तो कपड़ों का भी ये सिस्टम है, खिलौनों का भी ये सिस्टम है, और क्यों नहीं, इसके अंदर तो कोई शर्मा शर्मी वाली बात ही नहीं है, बल्कि ये तो गुड इकोनॉमिक्स है, गुड आपकी होम इकोनॉमिक्स है कि आप मतलब इस चीज़ को इस तरह रखें। सर अलबत्ता इसके अंदर जो आपने वो जिक्र किया कि हुकूमत छापने, हुकूमत तो वैसे ही नहीं छापती सर, हुकूमत तो बाहर छपवाती है, बाहर की प्रेसिडेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है पूरा एक इदारा है। लेकिन आपने जैसे कहा इसके अंदर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हो जाएगी फिर सर इसी के ऊपर, तो हम इसको किसी और दिन बाकायदा इसके ऊपर शो करेंगे कि क्या कहते हैं। दूसरा सर इसके अंदर चीज़ मेरी एक ये भी है कि ये तो चले शायद पब्लिक सेक्टर की हद तक एक बात हो रही है, प्राइवेट के अंदर तो उनका अपना सिस्टम होता है कि आपने उन्हीं से ही किताबें लेनी होती हैं, उनकी ही किताबें लेनी होती हैं, थोड़ा सा करिकुलम को वो फॉलो करते हैं, बाकी वो अपनी ऑक्सफोर्ड करके वो काफ़ी चीज़ें कर लेते हैं। अलबत्ता कुछ मुश्तरका जो किताबें होती हैं जो हर जगह पढ़ाई जाती हैं, उसको आप प्राइवेट सिस्टम के अंदर कर सकते हैं। वहाँ तो अजम्पशन ये है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो हर साल ये काबिलियत रखते हैं कि वो नई किताबें लेके दें अपने बच्चों को, तो उनको एक डोनेशन ड्राइव शुरू करनी चाहिए कि जिसके अंदर शायद को करता भी हो, मुझे नहीं पता, बट अगर नहीं करते तो आप अपनी पेरेंट्स को और तलबा को कहें कि यार आप सारी किताबें जो हैं वो उनको ज़ाया ना करें, रद्दी ना करें, आप उनको अलबत्ता एक हमें जमा कराएं, एंड वी विल मेक श्योर कि ये जो बुक बैंक है उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर से भी चीज़ें जो हैं इसके अंदर दाखिल हो, ताकि ये जो नंबर्स हैं 80% और 50% ये भी बम्प अप हुए। यकीनन। और इसके अलावा सर देखें कि पाकिस्तान में बहुत कम है, और बड़े मतलब मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जो लोग ये काम करते हैं, जुनैद अकरम उनमें से एक हैं, और भी नाम है जो कि प्राइवेट एक बुक बैंक चलाते हैं और जिसमें वो डोनेशंस लेते हैं किताबों का, और जिस को जहाँ जहाँ ज़रूरत हो पहुँचाते हैं। लाइब्रेरीज़ को बहुत किताबें वो पहुँचाते हैं। तो ये एक बड़ी ये इस किस्म की ड्राइव है, ये तो हर मोहल्ले में होनी चाहिए। मतलब और ये बड़ा आसान है कि मतलब हर मोहल्ले में एक कोई छोटी सी मार्केट होती है, उस मार्केट में अगर एक कैबिनेट सी बना दी जाए जिसके अंदर कुछ किताबें हों और वो शीशा उसके ऊपर लगा हो कि बारिश से वो ख़राब ना हो, आप देख सकें, उसको खोल के अपनी मर्ज़ी की किताब निकाल लें, अपनी एक किताब जो आप पढ़ चुके हैं उसके अंदर रख दें। ये एक मतलब पहले लाइब्रेरीज़ होती थी, अब एक तो ये कि पाकिस्तान की जिस तरह से आबादी बढ़ी उस तरह से लाइब्रेरीज़ नहीं बढ़ी, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जिस तरह हर चीज़ मुश्किल है ना, यहाँ पर लाइब्रेरी की मेंबरशिप लेना भी एक मुश्किल अमल लाजमी होगा, जो कि कुछ समझ नहीं आती जिस बात। यकीनन। और फिर यहाँ पे अब जिस तरह से फासले हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, तो मतलब ये एक्सपेक्ट करना कि एक बच्चा या बड़ा भी वो मतलब जाएगा एक बहुत दूर किसी जगह पर किताब लेने, फिर उसको वापस करने, मतलब अगर ये मोहल्ले के लेवल पर अगर इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाएं तो उसके आप बड़े दूर रस नतीजे। सर बिल्कुल सर, इसमें सिर्फ एक मुझे खदशा है कि वो ये है कि सर वो किताबें तो हमेशा महफूज रहेंगी, वो अलमारी सर को चुकी जाएगी सर इवेंचुअली, उसके अंदर ये किताब तो किसी ने वहाँ से उठानी नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इनको करना चाहिए। और ख़ास तौर पे सर अगर लेकिन सर कोई सहाफ़ी हों अगर उनके लिए मुश्किल है सर, वो अपने किताबों से बड़ा लगन करते हैं, वो नहीं देंगे। लेकिन बाकी अगर स्टोरी बुक्स हो जाएं बच्चों की किताबों में, ख़ास तौर पे ये बच्चों के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है, और आप ये रुझान पैदा करें किताब पढ़ने का। सर मैं वैसे आपको एक बात बताऊं कि अभी एक दोस्त ने एक हाउसिंग सोसाइटी की एक लाइब्रेरी है उसकी मेंबरशिप लेना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि पहले आप हमें प्रूव करें कि आप इसी के रहने वाले हैं। अच्छा, अब बात ये है कि मेंबरशिप की कुछ शराइत होनी चाहिए, कुछ फ़ीस होनी चाहिए, अपना ज़ाहिर आईडी कार्ड, ये वो सारा कुछ, एड्रेस आपका एक होना चाहिए। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप कहाँ रहते हो। अगेन अगर बात ये है कि कहीं और रहता होगा तो किताब चुरा लेगा, तो जैसे आप कहते हैं कि इस मुल्क में कौन किताब चोरी करता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इससे बहुत ज़्यादा बुरी बात है कि अगर आप किसी और मोहल्ले में रहते हैं तो आप हमारी सोसाइटी की वजह से फैज़ याब ना हो सकें, पढ़ लिख ना सकें, ये कितनी सर अजीब सी बात है। ये तो चीज़ ओपन होनी चाहिए। दूसरा सर इसके अंदर ये देखिए ना, हम ये पहली से 10वीं जमात तक की बात अगर कर रहे हैं, आप अगर ये देखें जो कुछ किताबें होती हैं जो कि आपने अपने कैम्ब्रिज के अगर आप रूट पे जा रहे हैं, OA लेवल्स कर रहे हैं,
तो वो किताबें तो बहुत महंगी होती हैं, क्योंकि और वो आपको उस किताब के बगैर आप फारग हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। और उसका सर मुझे याद है अच्छी तरह कि मतलब सारे जो हमारे इर्द गिर्द लोग थे वो उसकी जो पायरेटेड होती थी वो लेने पे मजबूर होते थे, और वो एक ही होती थी, बुक आती थी और उसकी पायरेटेड हो जाती थी, वो फिर वो फोटोकॉपियर से बाइंड होकर आपको मिल जाती थी, उसी से आप एग्जाम देते होते थे। तो इस चीज़ को भी चेंज करना चाहिए। जाहिर है एक बेहतर छपी हुई चीज़ जो है उससे आप, मैं समझता हूँ कि आप ज़्यादा आपको बेहतर लगता है उससे पढ़ाई करना डेफिनेटली, और फोटोकॉपी कर करके भी चीज़ जो है उसके अंदर आधी चीज़ें तो ख़त्म हो जाती हैं। और इसी तरह ओल्ड बुक बैंक्स भी होते थे, ओल्ड बुक शॉप्स होती थी यहाँ पे जहाँ पे यूज किताबें ली जा सकती थी, अब मुझे वो भी नहीं नज़र आती। देखिए मैं आपको बताऊं कि ऑक्सफोर्ड बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। अगर उसको पता लग जाए कि किसी जगह पर पायरेटेड किताब पढ़ाई जा रही है या इस तरह फोटोकॉपीज पे मामला चल रहा है, अगेन जिस तरह गरीब मुल्क हैं, इसमें सबसे ज़्यादा तो ये रिसर्च करने की ज़रूरत है कि किन मुल्कों से ऑक्सफोर्ड की किताबें सस्ती मिलती हैं और हम अपनी इम्पोर्ट जो है उन मुल्कों से करें। तो क्योंकि अगर हम किसी ऐसी जगह से कर रहे हैं जहाँ पर महंगी मिलती हैं तो इवेंचुअली ये तो पास ऑन कर देते हैं स्टूडेंट के ऊपर, लेकिन स्टूडेंट किस तरह से अफोर्ड करता है ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखना बहुत ज़रूरी है। और सर डेफिनेटली इसके अंदर ये भी फिर चीज़ें आ जाती हैं कि हुकूमत ने ये तो कन्वीनियंटली इस वक्त कह दिया है कि हमसे छापी नहीं जा रही, क्योंकि सर ये हुकूमत का एक एजुकेशन सेक्टर का बड़ा मैंडेट है कि जी एक बजट मुकर्रर होता है इसके लिए कि जी आपने इतनी तलबा हैं उनके लिए इतनी किताबें छाप के उनको स्कूल में देनी है, फिर वो पे नहीं करते उसके लिए, वो किताबें बस हैं। तो ये अब एक सिस्टम शुरू कर रहे हैं, इसकी बुनियाद जो है वो होनी चाहिए एक डिफरेंट मकसद के लिए, और जो कि आपका वो कहा जा रहा है कि जी हमारे पास अब पैसे ख़त्म हो गए हैं। तो यार क्यों पैसे ख़त्म हो गए हैं? आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की कि आपकी कितना इन्फ्लक्स आ रहा है स्टूडेंट्स का, कितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं? उसके अंदर कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, पूरा महकमा हमारा एजुकेशन का, उनको ये सारी बातें पता होनी चाहिए अगर तो इस बात में हकीकत है कि जी उनके पास पैसे मुक गए। बिल्कुल। और दूसरा से जो वो भी बहुत अरसे से कॉन्टम्पलेट किया जा रहा है कि अगर हम किताबें छापने के बजाय टैबलेट्स दे दें या बच्चों से कहें कि टैबलेट्स ले लो, तो फिर वो PDF तो बहुत आसानी से बगैर पैसों के, बगैर पब्लिश किए सबको पहुंचाई जा। बिल्कुल सर। अगेन ये सेक्टर जब भी हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर ढेर सारे मसले होते हैं, हम एक तरफ से खींचते हैं तो वो सही सारे गुंजल बन जाते हैं। 12 सर वक्त खत्म हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।